तो दोस्तों नमस्ते नमस्कार। मैं हूँ आर एल मीणा सर। अपन ने बेटे पिछली बार फिजिक्स की क्लास में 6 चैप्टर लिया था। आज लेंगे अपन 7 चैप्टर गुरुत्वाकर्षण। और गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर से हर सवाल कंपटीशन के अंदर एक दो सवाल पूछे जाते हैं। तो अपन इसको 11th में इतना अच्छी तरह से सीख लो ताकि ये आपके कंपटीशन में भी काम आता रहे, है ना। तो अपन ले रहे हैं गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण तो बेटे गुरुत्वाकर्षण के अंदर अपन स्टार्टिंग के अंदर लेते हैं सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण का नियम। कौन सा नियम? गुरुत्वाकर्षण का नियम। अगर आपसे पूछा जाए कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसे कहते हैं तो आपको बेटे देखो इस तरह से लिखना है। और हर चीज को आपको ये ध्यान रखना है बेटे, कभी भी किसी चीज को मतलब कि रट के मत लिखना। जैसे मैं बताऊं आपको उसी तरह से मतलब कि इसको लिखना है। अब देखो कैसे करना है। गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार जैसे बेटे अपन कोई बिंदु लेते हैं ए, और यहां पर अपन कोई वस्तु रखते हैं जिसका द्रव्यमान m1 है। फिर ए से आर दूरी पर कोई बिंदु लेते हैं बी, और यहां पर कोई वस्तु रखते हैं जिसका द्रव्यमान m2 है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है बेटे, दोनों वस्तुओं के बीच में ऑटोमेटिक F बल उत्पन्न हो जाता है। कौन उत्पन्न होता है? F बल उत्पन्न हो जाता है। और ये जो F बल होता है बेटे, ये क्या होता है? इस तरह से होता है। अब मैं इसकी आपको लैंग्वेज लिखना सिखाऊंगा। ये इस तरह से होता है। इसका मतलब होता है दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान, दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान, और इसका मतलब क्या हुआ? इनका गुणनफल। इसका मतलब क्या होता है बेटे? गुणनफल। यानी दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल। और इसका मतलब होता है बेटे, जब ये राशि ऊपर ही होती है तो इस वाले चिन्ह का मतलब हो जाता है समानुपाती। इसका मतलब क्या होता है? समानुपाती। आपको देखो मैं एक एक चीज को लिखना सिखा रहा हूं। और इसका मतलब होता है बेटे उनके बीच की दूरी, और इसका मतलब होता है दूरी का वर्ग। दूरी का वर्ग। और अब इसके अंदर देखो बेटे, ऊपर भी यही था और नीचे भी यही है, लेकिन ये राशि कहाँ? नीचे। इसीलिए इसका मतलब होता है व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानु। अब इसकी देखो लैंग्वेज कैसे लिखेंगे। अभी मैं लैंग्वेज यहां से लिखना सिखा रहा हूं। गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार कोई बिंदु लेते हैं हम ए। कोई बिंदु लेते हैं अपन ए, जहां पर कोई वस्तु रखी गई है जिसका द्रव्यमान m1 है। ए से आर दूरी पर कोई बिंदु लेते हैं बी, जहां पर कोई दूसरी वस्तु रखी गई है जिसका द्रव्यमान m2 है। तो ऐसी स्थिति में दोनों वस्तुओं के मध्य F बल आरोपित होता है। उत्पन्न F बल का मान दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल की समानुपाती व बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अच्छी तरह से आगे बेटा समझ में। और इसी को अपन एक साथ ऐसे लिख सकते हैं, F समानुपाती m1 m2, और अपॉन में आ गया आर स्क्वायर व्युत्क्रमानुपाती। फिर इसके बाद लेते हैं बेटे अपन, देखो F m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। और अब इसको लिखेंगे बेटे ऐसे, F इक्वल टू क्या हो गया? माइनस के जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जहां पर ये जो ऋण चिन्ह का मतलब होता है, इसका मतलब होता है बेटे अट्रैक्शन फोर्स, यानी कि आकर्षण बल। आपको देखो एक एक चीज अच्छी तरह से आनी चाहिए कि कहां पर किसका क्या क्या अर्थ निकलता है। इसका मतलब होता है बेटे आकर्षण बल। और अगर प्लस का चिन्ह आ जाए तो उसका मतलब होता है प्रतिकर्षण बल।
लेकिन ये ध्यान रखना, ये जब बलों के बारे में पूछे उसी टाइम पर इनका अर्थ ये निकलता है, प्रतिकर्षण बल होता है। और ये जो बेटे जी होता है, ये एक नियतांक होता है, इसी को अपन यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ गुरुत्वाकर्षण का यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, ये नियतांक कहलाता है। एक बार तो आपको सबसे पहले यहां तक करना है। इतना करने के बाद में बेटे देखो, ये जो जी होता है ना, कैपिटल जी, इसकी विमा और इकाई भी आपको निकालना आना चाहिए। अब इसकी विमा और इकाई एक न एक नंबर में पूछ लेते, तो वो आपको देखो किस तरह से करना है। यानी कि ये जो है जी, जी की विमा व इकाई, इसकी विमा और इकाई देखो अपन इस तरह से निकाल, इसकी विमा और इकाई निकालने के लिए बेटे आपको मैं रूल्स बताता हूँ बेटे दो। एक नंबर पर तो आपको देखो मतलब कि फॉर्मूला आना चाहिए। क्या आना चाहिए? फॉर्मूला आना चाहिए। दूसरे नंबर पर क्या होना चाहिए बेटे? वो राशि अकेली हो जानी चाहिए, अलोन करना है। अब इसकी देखो अपन विमा इस तरह से निकालेंगे, जैसे अपन जी की इकाई निकालते हैं स्टार्टिंग। देखो रूल्स नंबर एक क्या है? फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? जिसमें वो राशि आनी चाहिए। ऐसे तो बेटे देखो फिजिक्स में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन कौन सा फॉर्मूला लेंगे जिसमें वो राशि आती हो। तो ये जो जी होता है, ये आपके पास देखो इस फॉर्मूले में आता है। तो एफ इक्वल टू आपने यहाँ क्या लिखा? जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। एक बार तो ऐसे लिख दिया। दूसरी बार में उस राशि को क्या करना? अलोन। अलोन का मतलब होता है, यहां से अपन ने जी का मान निकाला, जी का मान निकाला मतलब जी इक्वल टू हो गया एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। इस तरह से निकाल दिया। अब बेटे जो इकाई इसकी होती है, वो इकाई किसकी हो जाएगी? इसकी हो जाएगी। और इसकी इकाई निकालने के लिए देखो, एफ एफ की जो इकाई होती है वो होती है बेटे न्यूटन, तो यहाँ लिख दिया अपन ने न्यूटन। आर, आर की इकाई क्या होती है? मीटर, तो ये मीटर स्क्वायर हो गया। और एम की क्या होती है बेटे? किलोग्राम, तो इसीलिए अपन ने किलोग्राम स्क्वायर लिख दिया। इस तरह से अपन ने इसकी इकाई निकाल ली। अब अपन निकालेंगे इसकी विमा। अब देखो इसकी विमा किस तरह से निकालेंगे। इसकी विमा निकालने के लिए भी अपने पास में वही नियम है, यानी कि जी की जो विमा निकालेंगे, जी की विमा निकालने के लिए भी देखो बेटे अपने पास में रूल्स नंबर वो का वही है, फॉर्मूला। और दूसरे नंबर पे लेना अपने को अलोन। ये का यही नियम अपना लो आप। अब इसकी देखो विमा भी आप आसानी से निकाल लोगे। यानी कि एक नंबर पर तो हो गया एफ इक्वल टू, आपके पास फॉर्मूला क्या हो गया? जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। फिर इसके बाद में देखो बेटे जी इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो गया? एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब आपको ध्यान देना है कि जो विमा इसकी होती है वही विमा इसकी हो जाएगी। और इसकी विमा निकालने के लिए देखो बेटे आपको इतने नियम याद रखने हैं। इस फॉर्मूले को लेके जाएंगे आखिरी पॉइंट तक। आखिरी पॉइंट का मतलब होता है बेटे एंडिंग पॉइंट। एंडिंग पॉइंट का मतलब होता है बेटे एमएलटी। एमएलटी का मतलब होता है जिसको आगे विभाजित नहीं किया जा सके। यहां तक फॉर्मूले को लेके जाना, शुरू में किसी का रटा हुआ नहीं लिखना है। यानी कि इस तरह से निकालना आपको। देखो एफ, एफ का फॉर्मूला होता है अपने पास में एम ए, तो इस एफ के स्थान पे रख दिया बेटे अपन ने एम ए आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। देखो एक बार यहां तक आ गए। फिर देखो बेटे इस एम से ये एम कैंसिल हो गया, क्योंकि m1 हो चाहे m हो, है तो m ही, तो ये m से कैंसिल हो गया। फिर इसके बाद में देखो ए,
ए का मान क्या होता है v अपॉन टी। तो अपन ने इस फॉर्मूले में देखो बेटे ए के स्थान पे लिख दिया v अपॉन टी इंटू आर स्क्वायर, और m2 का मतलब m ही होता है एक तरह से। और फिर इसके बाद में लिखा बेटे v इक्वल टू क्या होता है l अपॉन टी। तो अपन ने इस v के स्थान पे लिख दिया l अपॉन टी, तो ये इसका स्क्वायर हो गया, और ये हो गया आर स्क्वायर अपॉन एम। देखो अब आप आखिरी के अंदर ये अंतिम अवस्था आ गई कि नहीं आ गई, इसको अपन आगे विभाजित नहीं कर सकते, एमएलटी रूप आ गया। अब आप यहां से देख देख के इसकी विमा आराम से लिख सकते हो। देखो एम को ऊपर लेके गए तो एम -1, एल 3, 2 और 1 3, और ये वाला टी ऊपर गया तो ये कितना हो गया -2। इस तरह से अपने पास में ये एमएलटी हो गया, तो इसकी अपन ने विमा निकाल ली। अब इसके बाद लेते हैं बेटे स्मॉल जी व कैपिटल जी में संबंध। इसमें संबंध स्मॉल जी व कैपिटल जी में संबंध। देखो दोनों में संबंध, इसके संबंध दो निकलेंगे। कितने निकलेंगे बेटे? दो। एक संबंध तो आपको ये याद रखना है, जो जब अपन पृथ्वी से h ऊंचाई पर जाएंगे उसके लिए आएगा काम में, और दूसरा वाला जो आएगा वो जब अपन पृथ्वी से h गहराई में जाएंगे तब आएगा। ये आपको याद रखना है, दोनों अलग अलग निकलेंगे। तो एक नंबर पर अपन स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो अपने पास में देखो F इक्वल टू फॉर्मूला होता है बेटे स्टैंडर्ड GM1M2 अपॉन आर स्क्वायर, ये आपको स्टैंडर्ड होता है। फिर इसी फॉर्मूले में देखो बेटे आप लिखना M1 को मानते हैं अपन ME, मास ऑफ अर्थ, और दूसरा जो होता है M2 इसको लेना अपने को M, और फिर अपने पास में ये जो R होता है इसको मानना RE, रेडियस ऑफ अर्थ। तो अपने पास में इसका ये फॉर्मूला आ जाएगा F इक्वल टू GMEM अपॉन RE स्क्वायर, ये अपने पास में फॉर्मूला आ गया। फिर इसके बाद में देखो बेटे F इक्वल टू होता है mg, तो अपन इस F के स्थान पे रख देंगे mg। तो आपके पास में फॉर्मूला हो गया GMEM अपॉन RE स्क्वायर, और m से ये m देखो कैंसिल हो जाता है, तो अपने पास में G इक्वल टू फॉर्मूला आ गया बेटे, G इक्वल टू हो गया GME अपॉन RE स्क्वायर। तो देखो एक संबंध तो स्मॉल g और कैपिटल G में ये आ गया, और ये वाला संबंध अपन किस टाइम पर लेते हैं? जब अपन पृथ्वी से h ऊंचाई पर जाते हैं तब। और फिर एक संबंध और आएगा, उसको भी देखो निकालते हैं। यानी कि एक नंबर पर जो भी आया G इक्वल टू अपने पास में फॉर्मूला हो गया GME अपॉन RE स्क्वायर, और इसको लेंगे अपन ऊंचाई पर जाएंगे। फिर अपने पास में देखो पृथ्वी से गहराई पे, तो उसको निकालने के लिए अपने पास में देखो बेटे जैसे ये आकार है, पृथ्वी है, अपन अगर यहां से गए h ऊंचाई पर ऊपर तो पृथ्वी तो नीचे रह जाती है, यानी कि ये पृथ्वी तो नीचे रह गई। तो यहां पर अपने पास पृथ्वी का m कोई काम में नहीं आया। लेकिन अगर अपन यहां से जाएंगे इधर की तरफ, अंदर की तरफ, तब अपने पास में इस एम का उपयोग होगा कि नहीं होगा? इसीलिए अपन क्या करेंगे, तो देखो d इक्वल टू होता है m अपॉन वी, तो m इक्वल टू हो गया v इंटू डी, और इस m को मानते हैं बेटे me, मास ऑफ अर्थ। और यहां पर क्या निकालेंगे? आयतन। आयतन यहाँ किसका निकालेंगे? पृथ्वी का। आयतन किसका निकालेंगे बेटे? पृथ्वी का। और इस टाइम पर जो पृथ्वी का आकार कैसा माना जाएगा? ठोस गोलाकार। तो उस कंडीशन में जो इसका आयतन होगा ये लिखेंगे अपन 4/3
पाई आर ई क्यूब डी। तो अपने पास में ये मान इसमें रखना है, तो जी इक्वल टू अपने पास में फॉर्मूला हो गया, जी तो ऐसा कैसे रह गया, और इस एम ई के स्थान पर लिख दिया 4/3 पाई आर ई क्यूब डी अपॉन आर ई स्क्वायर। और अब यहाँ पर देखो आर ई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा आर ई स्क्वायर, तो आपके पास में यहाँ बच जाएगा आर ई। तो आपके पास में देखो बेटे जी इक्वल टू ये फॉर्मूला आ गया 4/3 पाई आर ई जी डी, यानी कि ये वाला अपन संबंध उस टाइम पर लेंगे जब पृथ्वी से एच गहराई में जाएगी। ये आपको मैंने समझा दिए। फिर इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है बेटे आगे जी के मान में परिवर्तन। इसके मान में परिवर्तन, जी के मान में परिवर्तन, जी के मान में परिवर्तन। तो यहां पर देखो बेटे जी के मान में परिवर्तन लेंगे, वो अपन लेंगे एक नंबर पर लेंगे ऊंचाई के कारण, यानी किसके कारण लेंगे, ऊंचाई के कारण, ऊंचाई के कारण। अब देखो ऊंचाई के कारण कैसे लेंगे, जैसे अपने पास में ये आकार लिया पृथ्वी, ये रेडियस है पृथ्वी की आर ई, और यहां से लिया अपन ने एच ऊंचाई, ये एच ऊंचाई, और यहाँ पर है ये, यहाँ कोई बिंदु ले लिया बेटे जैसे P, और यहाँ ले लिया P डैश। तो यहाँ पर जो जी का मान होता है वो जी का मान तो देखो आपको मैंने कहा था स्टैंडर्ड आपको ये मानना है जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। और जब अपन यहाँ से जाएंगे ऊंच ऊंचाई पर, तो उस कंडीशन के अंदर अपने पास में फॉर्मूला हो गया बेटे जी डैश, और ये जो जी डैश का मान होगा ये हो गया जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2। अब एक और दो को हल करके अपने को किसका मान निकालना बेटे, जी डैश का मान निकालना है। अब इसको देखो, इसको हल करने के लिए मैं आपको नियम बता देता हूं, जिसका भी मान निकालना हो उस राशि को ऊपर रख लो, आप चाहो तो नीचे से भी कर सकते हो, लेकिन एक दो स्टेप आगे बढ़ोगे तो इससे अच्छा है कि जी डैश निकालना अपने को, तो आप समीकरण 2 में किसका भाग दे दो, 1 का भाग दे दो। तो यहाँ पर तो हो गया देखो जी डैश अपॉन जी, और जी डैश का मान है अपने पास में जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू अपॉन है जी, और यहाँ पर इसका मान है बेटे जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ये है। अब देखो जी एम ई से कैंसिल हो गया जी एम ई, अब आपके पास में फॉर्मूला रह गया जी डैश अपॉन जी इक्वल टू आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, आपके पास में ये आ गया। अब इसकी अगली स्टेप है देखो जी डैश अपॉन जी इक्वल टू आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। और जब इसको हल करते हो आगे, तो अपने पास में कंडीशन आ जाएगी बेटे जी डैश आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर, जी आर स्क्वायर। और यहाँ से जब अपन जी डैश का मान निकालोगे तो फॉर्मूला बन गया अपने पास में जी आर स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद में देखो ये तो जी आर स्क्वायर ऐसा कैसे रह गया, और यहाँ से अपन आर ई को निकालो आगे, तो आर ई का स्क्वायर भी निकलेगा कॉमन, क्योंकि यहाँ पर बेटे देखो ये स्क्वायर है, कॉमन लेना आपको आता ही है। यहाँ से आर ई निकलेगा तो आर स्क्वायर निकलेगा, और यहाँ पर क्या बचा एक, और यहाँ पर हो गया एच अपॉन आर ई, ये वाला कॉमन लेना आपको सीखा रखा मैंने। और फिर इसके बाद में हो गया स्क्वायर, अब आर स्क्वायर से कैंसिल हो गया आर स्क्वायर। अब इसको अपन ऊपर लेके गए तो जी, और ऊपर लेके गए बेटे तो यहाँ पर हो गया 1 प्लस एच अपॉन आर ई होल पावर हो गया -2,
और अब आपको देखो ये फॉर्मूले आने चाहिए। 1 + x की पावर n जो होता है बेटे, इसका फॉर्मूला होता है 1 + nx। होने में आगे और भी होते हैं, लेकिन अपने को सिर्फ ये दो कंडीशन में, दो स्टेप में ही याद करना। फिर इसी तरह से एक फॉर्मूला और होता है 1 + x की पावर -n। तो इसका कितना हो जाएगा 1 - nx। इस तरह से अपन यहाँ पर पहुंच गए। तो इसको तो मानना बेटे, ये तो हो गया 1, और इस वाली कंडीशन को मानना x, और ये इंटू करना इससे। तो इसका फॉर्मूला हो गया g 1 - 2 h/r e। इस तरह से अपने पास में जी डेस का मान ये आ जाता है बेटे, g 1 - 2h/r e। और इसका अर्थ ये निकलता है कि किसी भी राशि में से यदि कुछ भी माइनस होता हो, तो इसका मतलब होता है कि उसके मान में कमी आती है। इसका मतलब हो गया कि हम जैसे जैसे पृथ्वी से h ऊंचाई पर जाते हैं, तो g के मान में धीरे धीरे कमी आती जाती है। तो ये तो लिया अपन ने किसके कारण, ऊंचाई के कारण। अब लेते हैं बेटे अपन दूसरा, गहराई के कारण। दूसरा किसके कारण लेते हैं, गहराई के कारण। गहराई के कारण अपन लेंगे बेटे, देखो इस तरह से। अब अपन यहाँ पर जो फॉर्मूला लेंगे वो वाला, जैसे अपने पास में ये है आर ई, ये तो हो गए रेडियस अर्थ, ये कहलाएगा पी बिंदु। और यहाँ से गए एच, गहराई पे गए, ये है जैसे पी डेस। तो ये वाली रह गई अपने पास में आर ई -h रह गए। तो अपने पास में स्टार्टिंग के अंदर जो था बिंदु पी, वहां पर जो है एच का मान, एच का नहीं जी का मान, जी का मान हो गया, ये लेना अपने को 4/3 पाई आर ई जी डी। आपको मैंने कहा था कि जब नीचे जाएंगे तो ये संबंध लेना है। फिर दूसरा बिंदु था बेटे पी डेस, तो यहाँ पर क्या निकाला जी डेस, और इसका मान हो गया, आपको कुछ नहीं कराना, आर ई के स्थान पे आर ई -h लिख देना है, और ये जी डी हो गया। ये दूसरा हो गया। अब आपको यहाँ से किसका मान निकालना है, यहाँ से अपने को बेटे जी डेस का मान निकालना है। किसका निकालना है, जी डेस। और जी डेस का मान निकालने के लिए मैंने आपको कहा था कि उसको ऊपर रखना है। तो समीकरण 2 में दे दो 1 का भाग। तो यहाँ पर हो गया जी डेस अपॉन जी, और यहाँ पे रखेंगे इसका मान, तो ये हो गया 4/3 पाई आर ई -h जी डी, और अपॉन में इसका मान रह गया ये 4/3 आर ई, और ये जी डी। अब आप देखो इससे ये आपस में कैंसिल हो गया, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, जी डी से जी डी कैंसिल हो गया। तो अब अपने पास में रह गया जी डेस अपॉन जी इक्वल टू आर ई -h अपॉन जी। यानी कि आपके पास में आ गया फॉर्मूला जी डेस अपॉन जी इक्वल टू आर ई -h अपॉन आर ई। आगे इसको भी देखो उसी तरह से ही करना है। जब एक बार आप अच्छी तरह से सीख लो, तो आगे की कंडीशन भी देखो वैसी की वैसी करनी है बेटे। जी डेस आर ई इक्वल टू जी आर ई -h। और यहां से जब अपन जी डेस का मान निकालोगे, तो ये फॉर्मूला हो गया जी आर ई -h अपॉन आर ई हो गया। और जब इसको आगे हल करते हैं अपन, तो जी ऐसा कैसे रह गया, इसमें से आर ही निकाला आगे, तो अपने पास में हो गया 1 - h अपॉन आर ई। और ये हो गया नीचे आर ई, आर ई से देखो बेटे कट गया आर ई। अब आपके पास में आ गया जी डेस इक्वल टू जी 1 - h अपॉन आर ई। इसका मतलब भी हो गया बेटे कि पृथ्वी से h गहराई पर जाएंगे, फिर भी जी के मान में क्या होगी, कमी होती है, क्योंकि इसके अंदर भी देखो ये माइनस हो गया।
तो ये हो गया, किसके कारण हो गया, ये गहराई के कारण। अब लेंगे बेटे पृथ्वी के आकार के कारण, तीसरा वाला। तीसरे को लेंगे अपन पृथ्वी के आकार के कारण। आकार के, अब आपको बेटे देखो यहां पर जो लेना ना अपने को, ये पृथ्वी का आकार लेते हैं ऐसा, दीर्घवृत्ताकार। ऐसा लेते हैं दीर्घवृत्ताकार। और इस कंडीशन के अंदर देखो बेटे, ये जो कहलाती है, ये कहलाती है भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा होती है ये, भूमध्य रेखा। और इसको यहां पर बोलते हैं बेटे आर ई ई। आर ई ई, एक ई का मतलब होता है इक्वेटर, इक्वेटर। दूसरे ई का मतलब होता है बेटे अर्थ। और इस आर का मतलब होता है रेडियस। तो आपको देखो कि हल्की फुल्की इंग्लिश भी आनी चाहिए, कि हर पॉइंट का अर्थ भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आर ई को आप ऐसे स्टैंडर्ड मान लो, इसका अर्थ ये हो गया। और यहाँ पर होते हैं बेटे ध्रुव, और इसकी जो रेडियस होती है इसको बोलते हैं आर ई पी। तो यहाँ पर पी का मतलब पोल्स हो जाते हैं, ई का मतलब आपको आता ही है, और आर ई का मतलब आपको आता ही। अब देखो यहां पर इसको देखने से स्पष्ट हो रहा है कि आर ई का मान जो है बेटे वो आर ई पी से अधिक है कि नहीं है, आर ई पी से अधिक है। और अपने पास में इसका फॉर्मूला होता है ये, जी इक्वल टू होता है जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। और जब अपन यहाँ पर जी ई का मान निकालेंगे तो ये फॉर्मूला हो गया जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। और इसी तरह से जब अपन बेटे जीपी का मान निकालेंगे तो फॉर्मूला हो गया जी एम ई अपॉन आर ई पी का स्क्वायर। अब आपको देखने से स्पष्ट हो रहा है कि जब बेटे इसका मान अधिक होता है, इसका मान जब अधिक होता है तो ये जो जी का मान कम होता है, और जब इसका मान कम होता है तो इसका मान अधिक होता है, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, अधिक होता है। इसीलिए अपन जब बेटे यहां से अपन पहुंचते हैं ऊपर की तरफ, यहां से अपन जाएंगे ऊपर, तो जी के मान में धीरे धीरे वृद्धि होती है। और जब अपन ऊपर से नीचे आते हैं तो जी के मान में धीरे धीरे कमी होती है। और यहां से देखो बेटे कंपटीशन में ये क्वेश्चंस आता है कि भूमध्य रेखा पर जी का मान कितना होता है, तो ध्यान रखना यहाँ पर जी का मान 9.78 होता है। और यहाँ पर जो जी का मान होता है बेटे ये कितना होता है, 9.83 होता है। और अपन जो जिसको आप बोलते हो ना स्टैंडर्ड, वो आपको याद रखना वो स्टैंडर्ड नहीं होता, वो दोनों का औसत होता है, 9.8 होता है। और जब अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उस टाइम पे जी का मान कितने लेते हैं, ये लेते हैं 10। तो ये जानकारी आपको अच्छी तरह से होनी चाहिए कि भूमध्य रेखा पर जी का मान इतना होता है, ध्रुव पर इतना होता है, और दोनों का औसत इतना होता है। और जब अपन न्यूमेरिकल्स करते हैं तो इतना लेते हैं, और दोनों का जो अंतर होता है वो 0.05 होता है। तो इस तरह से आपको इसके पॉइंटों के बारे में पूरी जानकारी करनी है। आ गया समझ के अंदर, ये आपको इस तरह से करना। फिर इसके बाद में लेते हैं बेटे गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा को बेटे देखो आपको लिखना सीखना है। पहले तो इसको देखो, अपन जो डेफिनेशन होती है ना, तो डेफिनेशन कभी किताब से रट के नहीं लिखना अपने को,
मैं आपको सारी डेफिनेशन समझाऊंगा कि फिजिक्स में डेफिनेशन कैसे बनती है। आपको कोई रटना नहीं है, इसकी जो डेफिनेशन लेनी है वो आपको सीखना। देखो ऐसे, सबसे पहले तो आपको ऐसे इसको याद रखना है। आपने ये सब याद रखना। अब इनका मैं अर्थ बता रहा हूं सबका, एक एक पॉइंट का आपको अर्थ समझना पूरा। देखो, इस एम को लेते हैं बेटे अपन एकांक द्रव्यमान। इसको अपन क्या लेते हैं? एकांक द्रव्यमान। और ये जो ऋण चिन्ह होता है बेटे, इसका मतलब होता है गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध में। गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध में। और इसका मतलब होता है बेटे अनंत से, अनंत से। और इसका मतलब होता है बेटे पी बिंदु तक। और इसका मतलब होता है लेकर आने में किया गया कार्य। इस तरह से आपको डेफिनेशन निकालना अब मैं सिखाता हूं। अब इसकी देखो, आपको स्टार्टिंग करनी है इस तरह से। एकांक द्रव्यमान की वस्तु को गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध में अनंत से किसी पी बिंदु तक लेकर आने में किया गया कार्य गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कहलाती है। आ गया समझ में? एक बार मैं और समझा रहा हूं। एकांक द्रव्यमान की वस्तु को गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध में अनंत से किसी पी बिंदु तक लेकर आने में किया गया कार्य गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कहलाती है। आगे समझ में बेटे? अब इसकी अपन डेरिवेशन करेंगे। अब देखो ये किस तरह से लिखेंगे। अपन देखो इसको यू के द्वारा करेंगे रिप्रेजेंट, और यहां पर देखो अपन लिख देंगे इसको अनंत से। और यहाँ फॉर्मूला हो गया अपने पास में एफ डी आर, क्योंकि जो ऊर्जा होती है वो किसके बराबर होती है? एफ डी आर। यानी कि ऊर्जा का मान हमेशा किसके इक्वल टू होता है बेटे? कार्य के इक्वल टू होता है। और अपने पास में देखो, एफ का मान आपको आता ही है G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर डी आर। और ये हो गया अपना अनंत से आर। एक बार तो इसको ऐसे लिख लो। दूसरी बार में देखो बेटे, आपको इंटीग्रेशन करना आता ही है। यहाँ किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? आर। तो आर के अलावा जो भी राशि होती है, ये राशि क्या कहलाती है? अचर। और अचर राशि को अपन आगे निकाल देते हैं। तो अपने पास में फॉर्मूला हो गया G m1 m2 अनंत से आर। और इस आर को लेकर गए बेटे ऊपर, तो ये कितना हो गया? आर की पावर -2, ये डी आर। फिर इसका देखो बेटे, इंटीग्रेशन करना आपको आता ही है G m1 m2। और ऊपर लेके गए तो ये कितना हो गया? आर की पावर -2 + 1। और यहाँ पर भी हो गया -2 + 1। और ये हो गया अनंत से आर। फिर इसके बाद में इसको हल करते हैं आगे, तो ये हो गया G m1 m2। और हल किया तो अपने पास में क्या हो गया? आर की पावर -1 अपॉन -1। और ये अनंत से आर हो गया। फिर आपको बेटे देखो, जिसके रेस्पेक्ट में होता है उसके अलावा कोई भी राशि यदि कोष्टक में हो तो उसको आगे निकाल देते हैं। तो ये वाला जो माइनस है, इस वाले माइनस को अपन आगे लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया माइनस के G m1 m2। और उस आर को नीचे भेज दो, और ये अनंत से आर हो गया। और इसी तरह से फिर इसको आगे हल करते हैं, तो ये हो गया बेटे -G m1 m2। और जिसके रेस्पेक्ट में होता है उसके स्थान पर किसको रख दो? उच्च सीमा रख दो। ये उच्च सीमा है 1/r। और बीच में किसका चिन्ह लगाना आपको? माइनस का। ये आपको मैंने नियम पहले बता रखे हैं। और फिर किसको रख दो? निम्न सीमा रख दो। और अब इसके बाद में इसको आगे हल कर लो। आगे हल किया तो आपके पास में आ जाएगा माइनस के G m1 m2 1/r। ऐसा कैसे रह गया? और 1/अनंत का मान कितना हो गया बेटे? 0।
1/अनंत का मान आपको 0 आना चाहिए कि ये किस तरह से आता है 0, क्योंकि ये ऐसे होता है बेटे, देखो 1 और अनंत का मतलब होता है 1/0, और 1 का मतलब होता है 1/1, और 1/0, 1/4 जाता है ऊपर और 2 3 रहते हैं नीचे, ये इंटू हुआ तो 1 इंटू 0 और 1 इंटू 1, और 1 इंटू 0 को क्या लिखेंगे 0/1, और 0/1 का मतलब 0 होता है, इसीलिए 1/अनंत का मान 0 होता है। यानी हर चीज आपको सिस्टमेटिक ढंग से आनी चाहिए, कौन 0 कैसे होता है। और अब इसको आगे हल किया बेटे तो ये हो गया माइनस के Gm1 M2/R, और इसी को फिर अपन अच्छी तरह से लिखना चाहें आगे तो आपके पास में देखो माइनस Gm1 M2/R है। अब इसको देखो अपन ऐसे लिखेंगे, M1 के स्थान पर तो लिखेंगे बेटे Me, मास ऑफ अर्थ, ये जो है M2 इसके स्थान पर मान लेंगे M, और ये जो होता R इसको मान लेंगे Re। तो अपने पास में फॉर्मूला हो गया माइनस के Gmem/Re। इस तरह से अपने पास में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला ये आ जाता, इतना अपने को याद रखना। फिर इसके बाद में लेते हैं बेटे जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में समझा रहा हूं मैं आपको। 1 नंबर तो कहलाता बेटा प्रक्षेपण वेग, कौन सा वेग, प्रक्षेपण वेग, और दूसरा नंबर कहलाता बेटा पलायन वेग, और तीसरा नंबर कहलाता है कक्षीय वेग। ये तीनों मैं आपको समझा रहा हूं एक ही बार में, ताकि आपको ये तीनों पॉइंट एक ही बार में याद हो जाए पूरे। इनको मैं देखो फिजिक्स की लैंग्वेज के साथ साथ में अपनी लैंग्वेज में सिखाऊंगा ताकि आपको याद हो जाए, ताकि इनकी डेफिनेशन क्या है। प्रक्षेपण वेग का मतलब होता है बेटे जैसे अपन किसी वस्तु को फेंकते हैं ऊपर की ओर, ये अपन ने ऊपर की ओर फेंका, वस्तु ऊपर गई, और ऊपर जाने के बाद में कुछ समय बाद पृथ्वी पर नीचे वापस लौट आती है। ऐसी स्थिति में उस वस्तु को जो वेग देते हैं उस वेग को अपन किस नाम से जानते हैं, प्रक्षेपण वेग। अपनी भाषा में इसको बेटे ऐसे याद रखना है, ऊपर गए और नीचे आ गया समझ में। फिर एक बार और सुन लो, जब किसी वस्तु को कुछ वेग देते हैं तो वस्तु ऊपर की ओर जाती है, वह कुछ समय बाद पृथ्वी पर वापस लौट आती है। ऐसी स्थिति में उस वस्तु को दिया गया वेग प्रक्षेपण वेग कहलाता है। आ गया समझ में। और अपनी लैंग्वेज में कैसे करना बेटे याद, ऊपर गए और नीचे आ गए, इसमें कहलाती है ये वस्तु होती है। इसके अंदर देखो बेटे ऐसे याद रखना है, वस्तु के स्थान पर अपन वस्तु नहीं लेते हैं, वस्तु के स्थान पर आएगा सैटेलाइट उपग्रह, और किसी उपग्रह को दिया गया वह न्यूनतम वेग जिसके कारण वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाता है, यानी गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाता है, यानी वो पृथ्वी पर लौटकर वापिस नहीं आता है। ऐसी स्थिति में उस उपग्रह को दिया गया न्यूनतम वेग क्या कहलाता है, पलायन वेग। और अपनी लैंग्वेज में बेटे इसको ऐसे याद रखना है, ऊपर गए और ऊपर ही रह गए। अपनी लैंग्वेज में कैसे रखना है, ऊपर गए और ऊपर ही रह गए। इसको आप कैसे याद किया, ऊपर गए और नीचे आ गए। फिर इसके बाद में आता बेटे कक्षीय वेग, इसमें भी लेंगे अपन इसी को ही लेंगे उपग्रह, और इसके अंदर देखो बेटे ये पृथ्वी का आकार होता है, और ये जो कहलाती है ये पृथ्वी की कक्षाएं होती है, ये वाली ये पृथ्वी की क्या कहलाती है, कक्षाएं होती है। और इसकी भी लैंग्वेज देखो ऐसे याद रखना, किसी उपग्रह को दिया गया वह न्यूनतम वेग जिसके कारण वह उपग्रह पृथ्वी की किसी न किसी कक्षा में जाके स्थापित हो जाता है। ऐसी स्थिति में उस उपग्रह को दिया गया वेग कक्षीय वेग कहलाता है। और अपनी लैंग्वेज में कैसे याद रखना बेटे, ऊपर गए और कक्षा में स्थापित हो गए,
अब मैं तीनों की डेफिनेशन आपको एक बार रिपीट कर रहा हूँ अपनी लैंग्वेज में किस तरह से करना है। इसमें ऊपर गए नीचे आ गए, इसमें ऊपर गए ऊपर रह गए, और इसमें ऊपर गए और कक्षा में स्थापित हो गए। इस तरह से तो अपन ने तीनों की डेफिनेशन याद रख ली। अब इनकी देखो आपको मैं डेरिवेशन बताता हूँ, इनकी डेरिवेशन कैसे याद रखनी। देखो डेरिवेशन करने के लिए बेटे देखो, ये अपना कौन सा वेग है, प्रक्षेपण वेग। ये लाइन वेग और ये कक्षीय वेग। देखो प्रक्षेपण वेग, इसकी जब अपन बेटे डेरिवेशन करते हैं तो देखो डेरिवेशन का भी फॉर्मूला सीधा नहीं लिखना है, कौन सा फॉर्मूला क्यों आया कैसे आया ये सब समझा रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनना। अपन जैसे किसी वस्तु को फेंकते हैं ऊपर, ऊपर वस्तु किसके कारण जाती है, अपन फेंका ऊपर, ऊपर वस्तु किसके कारण गई, वेग के कारण। और वेग के कारण बेटे कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा। इसीलिए अपन ने गतिज ऊर्जा का सूत्र लिया, हाफ एम वी स्क्वायर। आ गया समझ में। फिर ऊपर जाने के बाद में बेटे क्या होता है कि एक स्थिति ऐसी आती है कि वस्तु का अंतिम वेग जीरो हो जाता है, यानी v तो जीरो हो गया, और गतिज ऊर्जा जीरो होते हैं वहां पर स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। और जो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है वो होता है बेटे एम जी एच अपॉन 1 + h/r। स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये होता है। ऐसी कंडीशन के अंदर आपको ध्यान रखना है बेटे, एम से तो कैंसिल हो गया एम, और वी स्क्वायर की इक्वल टू आ गया फॉर्मूला 2gh/1 + h/r। और ऐसी कंडीशन में जब अपन v का मान निकालेंगे तो v का फॉर्मूला आ जाएगा √2gh/1 + h/r। और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोजेक्शन वेलोसिटी, इसीलिए इसको अपन बोल देंगे वीपी। इस तरह से अपन ने वीपी का फॉर्मूला ज्ञात कर लिया। यहां तक आ गया समझ में। अब इसके बाद लेंगे बेटे अपन पलायन वेग। अब देखो इसकी डेफिनेशन डेरिवेशन कैसे करेंगे। इसके अंदर भी अपने पास वो का वही नियम है, उपग्रह जाएगा ऊपर, उपग्रह ऊपर किसके कारण जाएगा, वेग के कारण। वेग के कारण कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा। इसीलिए अपन ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लिया। लेकिन उसमें तो देखो वस्तु ऊपर गई फिर वापस नीचे आ जाती थी, एच ऊंचाई थी। यहां पर उपग्रह बेटे वापस नहीं आता बल्कि गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाता है। इसीलिए यहां पर कौन सी ऊर्जा लेंगे, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। और इसका फॉर्मूला ये अपन ने सीखा था अभी अभी, ये फॉर्मूला लेकर के इसकी आगे की स्टेप करेंगे। अब देखो एम से कैंसिल हो गया एम। अब इसके बाद में देखो बेटे वी स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला अपने पास क्या हो गया, 2gme/r/e। और फिर इसको v का मान निकाला तो फॉर्मूला अपने पास कितना हो गया, √2gme/r/e। और फिर आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए बेटे, देखो g इक्वल टू होता है gme/r/e²। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा gme इक्वल टू gre²। और ये मान अपन इसमें रखेंगे तो v इक्वल टू फॉर्मूला हो गया अपने पास में √2, और यहाँ हो गया gre² अपॉन हो गया re, और re से कैंसिल हो गया re। तो आपके पास में हो गया फॉर्मूला बेटे v इक्वल टू √2gre। और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्केप वेलोसिटी, स्केप वेलोसिटी। इसीलिए इसको लिख देंगे अपन वी ई के द्वारा लिख देंगे। यहां तक आ गया समझ में।
इतना करने के बाद में अब बेटे आएंगे अपन, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो अब इसके अंदर देखो बेटे, इसका फॉर्मूला सीखने से पहले मैं आपको ये चीजें समझा रहा हूं। जैसे अपने पास में पृथ्वी का आकार, ये अपने पास में क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ अर्थ। अगर इसका मान ऊंचाई के इक्वल हो जाए, एच के इक्वल हो जाए, तो अपन इसी फॉर्मूले में एच बराबर आर ही रख दें, तो ये फॉर्मूला सेटल हो गया कि नहीं हो गया। तो उसी फॉर्मूले में आपको एच के स्थान पे आर ही लिख देना बस। तो अपने पास में फॉर्मूला हो गया v इक्वल टू अंडर रूट 2GH, एच के स्थान पे क्या हो गया आर ई अपॉन 1 प्लस आर ई अपॉन आर ई। और यहाँ पर जो अब इसको हल करेंगे आगे, तो आपको देखो बेटे आर ई से कैंसिल हो गया आर ई, तो अब आपके पास फॉर्मूला हो गया अंडर रूट 2GRE, और यहाँ एक रे कितना हो गया 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास में हो गया अंडर रूट GRE। और इसको बोलते हैं अपन VO, ऑर्बिटल वेलोसिटी। इस तरह से अपन ने इनके मान निकाल दिए। तो ये इस वाले चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिए हैं। ये पॉइंट आपको परफेक्ट तरीके से याद करना है गुरुत्वाकर्षण के अंदर, और स्टार्टिंग से पूरे अच्छी तरह से याद करने बेटे। देखो स्टार्टिंग में 1 नंबर पे था अपना गुरुत्वाकर्षण का नियम, ये आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं पूरे। फिर इसके बाद में इनकी विमाएं और इकाई, ये वाले भी याद रखने हैं। विमा इकाई ये पूरे कंप्लीट करना। फिर आपको देखो जी और जी के अंदर मैंने क्या बताया था संबंध, ये संबंध भी पूरे याद करने हैं। इसके अंदर संबंध देखो अलग अलग थे, 2 ऊंचाई के कारण और गहराई के कारण, इनको याद रखना। और फिर इसके बाद में जी के मान में परिवर्तन, ऊंचाई का याद रखना, गहराई का करना, और आकार के कारण भी कर लेना पूरा। और फिर इसमें लिया आकार, ये आकार के कारण याद कर लेना। फिर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, इसके अंदर आपको ये कंप्लीट करना पूरा। फिर बेटे ये जो आखिरी में था, इन पॉइंटों को अच्छी तरह से याद रखना। इसमें से एक पॉइंट आपके कंपटीशन में आके ही रहता है, ये वाले कंप्लीट करना पूरे। और ये इनकी डेरिवेशन है, ये कंप्लीट पूरी याद कर लेना। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण में आपको ये पॉइंट पूरे याद करने हैं। जय हिंद, जय भारत।